जय हिंद दोस्तों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू का 11th डे और आज भी हम देखेंगे 10 एमसीक्यू को जो कि पॉलिटी का होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा गया होगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर विद इन, यानी चीफ मिनिस्टर को जो है ना वो अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो उसे कितने महीने के अंदर जो है ना वो किसी असेंबली का सदस्य बनना पड़ता है। मान लो कि कोई ऐसा सदस्य को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा हो जो कि असेंबली का हिस्सा नहीं हो, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है ना उसका कोई भी हिस्सा ना हो। ठीक है, अगर वो सदस्य लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा नहीं होगा उसे भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसे कितने मंथ के अंदर जो है ना वो उसको असेंबली का हिस्सा बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा सो बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के अंदर जो है ना वो अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनता है जो कि किसी भी असेंबली का सदस्य नहीं है। ठीक है, किसी भी असेंबली का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर उस असेंबली का किसी एक असेंबली का जो है ना वो सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर, नहीं तो उसे फिर रिजाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर कोई मेंबर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं हो, ठीक है, कैन बी अपॉइंटेड एज ए चीफ मिनिस्टर, उसे अपॉइंट किया जा सकता है चीफ मिनिस्टर के रूप में, बट बिकम ए मेंबर यानी कि और आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 मंथ। ठीक है, जो बताएं वो बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिजाइन कर देना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो इसमें बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, आज का सेकेंड क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर विद इन। हाँ, जिस तरीके से अभी चर्चा किए ना कि चीफ मिनिस्टर को लेकर के 6 महीने के अंदर जो है वो किसी न किसी असेंबली का सदस्य बनना पड़ेगा, उसी प्रकार से जो है ना यहाँ बताया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को भी जो है ना, प्राइम मिनिस्टर को भी किसी अन्य सदस्य को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, जो कि असेंबली का हिस्सा ना हो, जो कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य का हिस्सा ना हो, राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य का हिस्सा नहीं होगा ना, फिर भी किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन विद इन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा विद इन 6 मंथ्स। क्या होगा, विद इन 6 मंथ्स के अंदर जो है ना, 6 मंथ्स के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। क्या करना होगा, लोकसभा और राज्यसभा का किसी भी एक सदन का जो है उसे सदस्य बनना होगा, तब जाकर के प्राइम मिनिस्टर जो है वो अस्थायी रूप से प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। ठीक है, और उसे अपने मेजोरिटी मेंबर को जो है ना वो उसके पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा और वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर जो है वो किसी अन्य सदस्य को भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि वो किसी न किसी सदन को जो है वो सदस्य बन जाना चाहिए तब तक। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 मंथ्स के अंदर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हमारे संविधान में क्या बताया गया देख लेते हैं। ठीक है, ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द अदर हाउस और पार्लियामेंट्स मे बी अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसको अपॉइंट किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर के रूप में, बट मस्ट बी बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा विद इन 6 मंथ्स। कितना, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य जो है वो 6 महीने के अंदर जो है ना उसे सदन का सदस्य जो है बनना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग बताओ अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से कोई भी जो है वो राज्यसभा के सदस्य थे क्या, कोई भी राज्यसभा के सदस्य थे क्या, सो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ इसका राइट आंसर। ठीक है, एक ऐसे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जाकर देखना। चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हु प्रिसाइड्स
ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, तो कौन जो है वो प्रिसाइड्स करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, जो है ना वो कौन प्रिसाइड करता है, कौन करता है प्रिसाइड इसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ बोल रहा है, ध्यान देखो, यहाँ ध्यान रखो, ठीक है, यहाँ बोल रहा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बात कर रहा है। इस पॉइंट्स को ना जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली का बात कर रहा है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का, लेजिस्लेटिव असेंबली का बात करेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीकर। क्या होगा, स्पीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रिसाइड्स करता है कौन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, स्पीकर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे संविधान में बताया गया कि द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। स्पीकर जो होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं किसका, हाउस का, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलता, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलता तो हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्पीकर जो होता है ना वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं कहाँ का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी जो बोले हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर असेंबली का बात करेगा तो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर, ठीक है, उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है। काउंसिल का बात करेगा, काउंसिल का बात करेगा तो कौन होगा, काउंसिल का अगर बात करेगा तो चेयरमैन होता है, कौन होता है, चेयरमैन। और वही बात करेगा लोकसभा के सदस्य का तो वहाँ भी स्पीकर होगा, ठीक है। लोकसभा के सदस्य का प्रिसाइडिंग ऑफिसर का बात करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है वहाँ पे होगा स्पीकर, ठीक है। और राज्यसभा का बात करेगा, अगर राज्यसभा का बात करेगा तो वहाँ पे कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चेयरमैन, यहाँ पे भी चेयरमैन, ठीक है, और यहाँ पे स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर, यानी कि इनका मुख्यतः जो है ना, इनका कार्यभार जो है ना वो मिलता है, ठीक है। इन दोनों का कार्यभार जो है वो मुख्यतः मिलता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट आज का क्वेश्चंस को। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट बोल रहा है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स नहीं बोल रहा है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट बोल रहा है। और अगर हेड ऑफ द स्टेट बोल रहा है तो क्या होगा बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी, स्टेट का बात कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो गवर्नर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में देख सकते हो कि द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल, गवर्नर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है, नॉमिनल रूप से, यानी कि नाम मात्र के लिए जो होता है ना, हेड होता है गवर्नर स्टेट में, ठीक है। ही रिप्रेजेंट्स करता है क्या, यूनियन गवर्नमेंट्स को ऑफ द स्टेट। ये केंद्र सरकार के द्वारा चुना गया, मतलब इसको केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्ट जो है वो चुना गया होता है, ठीक है। और क्या काम करता है, तो एक काम करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे जो है वो काम करता है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 163 के अंदर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि ऑप्शंस में दिया गया है। तो चीफ मिनिस्टर को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे सीएम क्या होता है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, क्या होता है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, ठीक है। और बात करें, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कौन हो सकता है, तो सीएम, ठीक है। जिस तरीके से पूछा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ना, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, यहाँ पे गवर्नर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट कौन है, तो सीएम, ठीक है, ध्यान रखना। हेड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, ये सीएम होते हैं, कौन होते हैं, सीएम। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, ठीक है। गवर्नर के बारे में बात करें तो ये नॉमिनल हेड होते हैं, स्टेट का नॉमिनल हेड, एक्ट्स एज ए फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। स्पीकर का बात करें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। एडवोकेट जनरल क्या होते हैं, तो लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स का, लीगल एडवाइजर स्टेट गवर्नमेंट्स का होते हैं, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं आज का। तो फिफ्थ क्वेश्चन बताया जा रहा है, कंपोजिशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अंडर। तो कंपोजिशंस क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, इसके अंदर जो है ना किस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया, बताया गया है किस आर्टिकल के अंदर, कंपोजिशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब क्या होता है ये हम समझाएंगे, ठीक है। कंपोजिशंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले देख लो,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 आर्टिकल के तहत कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताया गया है। चलो हम देखते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 120 में बताया गया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंपोजिशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। कहाँ पे? 170 में। कंपोजिशंस क्या होता है ये समझ लो। कंपोजिशंस का मतलब होता है जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली का, जैसे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है, कंपोजिशंस का मतलब हम आसान भाषा में एक समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कंपोजिशन मतलब जैसे कि एक आसान भाषा में समझो कि जैसे एक घर बनाना हो, एक घर बनाना हो तो उसके लिए हमें उसके लिए हमें बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ईंटा हो गया, ठीक है, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, तो इन सब चीज़ों का जो है ना वो सब चीज़ों को रिक्वायरमेंट पड़ता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है ना कंपोजिशंस का मतलब समझो कि जैसे एक लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरीके से हाउ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे फॉर्म किया गया। ठीक है, हु आर इट्स मेंबर, और कौन इसके मेंबर्स हैं, और हाउ मेनी मेंबर्स इट हैज़, इसमें कितने सदस्य हैं, ये सब चीज़ों जो है ना ये सब चीज़ जो है वो कंपोजिशंस के रूप में बताया जाता है। ठीक है, ठीक है, और हाउ मेंबर्स आर चूजन, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, यानी मेंबर्स जो चूज किए जाते हैं वो इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड, इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट ऑप्शंस के ऊपर इसके बारे में। तो आर्टिकल 168 फर्स्ट ऑप्शंस में था, तो इसके बारे में क्या बताता है? तो ये डील करता है विथ स्टेट लेजिस्लेचर। किसके बारे में? स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। स्ट्रक्चर्स क्या है? गवर्नर प्लस 1 हाउस या 2 हाउस जो है वो हो सकता है। ठीक है, गवर्नर जो है ना वो क्या हो सकते हैं? एक या एक से अधिक स्टेट के जो है वो गवर्नर रह सकते हैं। इसके बारे में जो हमें आर्टिकल 168 में बताया गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस के ऊपर। तो ये बताता है डील्स विद क्रिएशंस और एबोलिशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये डील्स करते हैं किसके बारे में? तो क्रिएशंस करने के बारे में लेजिस्लेटिव काउंसिल का, या फिर एबोलिशंस करने के बारे में। ठीक है, मतलब अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना हो ना, तो उसके बारे में बताता है ये 169 में। आप लोग बताओ कि कितने स्टेट हैं जिसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएं पहले के लेक्चर में। ठीक है, आप लोग नहीं देखे होगे तो जा करके देखो, उसमें समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 120 बताता है कि कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताता है। ठीक है, मेंबर्स, स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसीज, ठीक है, इलेक्शन मेथड के बारे में जो है बताया जाता है 120 आर्टिकल में। ठीक है, और 128 में बताता है डील्स विद कंपोजिशंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, चलो हम देखते हैं आज का। इसके बारे में देख सकते हो कि ये असेंबली के बारे में बताता है 121 काउंसिल के बारे में, और 169 क्रिएट करने के बारे में बताता है काउंसिल को, या फिर एबोलिश करने के बारे में। 168 में स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज अंडर। कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है वो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना? ऑप्शन नंबर सी 166। आर्टिकल नंबर 166 के अंदर बताया जाता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में। इसके बारे में हम समझेंगे कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है। ठीक है, चलो हम देखते हैं आगे। तो बताया जा रहा है कि आर्टिकल 166 में डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है ये समझ लो। जैसे कि हाउ द डे टू डे वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज कैरिड आउट, किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो डे टू डे काम कर रहा है, तो इसके बारे में जो है ना वो लेखा जोखा रखने का काम करता है। ठीक है, हाउ डिसीजंस आर टेकन, क्या डिसीजंस लिया जा रहा है, कैसे फाइल जो है मूव किया जा रहा है, यानी कि हर प्रकार का जो है ना वो ये हर प्रकार की चीज़ों के बारे में ध्यान रखने का काम करता है ये आर्टिकल। ठीक है, बताया जाता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो रन कर रही है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, इस आर्टिकल में। चलो हम देखते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में।
तो ऑप्शन नंबर 164 में बताया जा रहा है कि डील्स विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या करता है ये, डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में ये बताता है, ठीक है। 165 में बताया जाता है डील्स विथ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। और 166 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में बात करता है, रूल्स प्रोसीजर डिसीजन मेकिंग सिस्टम के बारे में बताता है, ठीक है। 167 आर्टिकल में बताता है कि डील्स विद ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टुवार्ड्स गवर्नर, चीफ मिनिस्टर का क्या ड्यूटी होता है टुवार्ड्स गवर्नर की तरफ, ये बताया जाता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन बताया जा रहा है कि ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर टुवार्ड्स गवर्नर आर अंडर, तो जो ड्यूटीज होता है ना चीफ मिनिस्टर का गवर्नर की ओर, वो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया जो गया है कि चीफ मिनिस्टर का जो ड्यूटीज होता है गवर्नर की ओर, उसको किस आर्टिकल में बताया गया है? इसके बारे में बताया गया 167। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 167 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है कि डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टुवार्ड्स द गवर्नर, इट स्टेट्स दैट चीफ मिनिस्टर शैल, क्या कहता है, तो कम्युनिकेट डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू गवर्नर, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन आस्क्ड, ठीक है। कम्युनिकेट करता है डिसीजंस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कहाँ? गवर्नर के पास, ठीक है। प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को अबाउट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन आस्क्ड, जब गवर्नर पूछते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन को तो उसे बताना पड़ता है, ठीक है। सबमिट करता है मैटर्स को फॉर गवर्नर्स कंसिडरेशन इफ रिक्वायर्ड, ओके। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके ऑप्शंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। आर्टिकल 164 में बताया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स के बारे में, अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर का जो किया जाता है उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? तो 164 में बताया गया, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। आर्टिकल 165 में बताया था एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ओके। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें बताता है आर्टिकल 166 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में, ओके। आर्टिकल 167 बताया था ड्यूटीज ऑफ सीएम टुवार्ड्स गवर्नर, ड्यूटीज़ क्या है सीएम का टुवार्ड्स गवर्नर, इसके बारे में बताता है 167 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड अंडर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है किस आर्टिकल के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 165 के तहत, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसके बारे में, 165 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपॉइंटमेंट किया जाता है, कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है? तो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, किसका अपॉइंटमेंट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को, ठीक है। इसका क्वालिफिकेशंस क्या होता है? तो कम से कम जो है ना उसे हाई कोर्ट का जज होना जो है वो अनिवार्य है, हाई कोर्ट का जज होना जो है अनिवार्य है, ठीक है। आज का 9th क्वेश्चन को देखते हैं, विच आर्टिकल डील्स विद द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, कौन सा आर्टिकल जो है बताता है हाई कोर्ट के जज के बारे में, कौन सा आर्टिकल बताता है हाई कोर्ट के जज के बारे में, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 214, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इट इस्टेब्लिशेज द एग्जिस्टेंस ऑफ हाई कोर्ट्स फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया, इसके बारे में बताया था कि हर एक स्टेट में जो है ना वो हाई कोर्ट बनाया जाए, तो इसके बारे में ये बताता है कि हर एक स्टेट में जो है वो हाई कोर्ट हो, ठीक है। लेकिन सब स्टेट में हाई कोर्ट है क्या? नहीं। चलो हम इसके बारे में देखते हैं। तो इंडिया में जो है वो इंडिया स्टेट और यूटी, जहाँ पे कितने हैं स्टेट अभी जो है इंडिया में 28 है और यूटी 8 है, ठीक है। तो टोटल हाई कोर्ट जो है वही भारत के अंदर कितने हैं? टोटल हाई कोर्ट जो है वो अभी भारत के अंदर 25 है, कितने? 25 हाई कोर्ट जो है वो भारत के अंदर अभी हैं, ठीक है। अच्छा अभी देखते हैं कि स्टेट्स हैविंग देयर ऑन हाई कोर्ट, किस स्टेट के पास जो है ना, कितने स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट है और किसके पास जो है वो अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पे 4 स्टेट ऐसे हैं ना जिसके पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है। अपना हाई कोर्ट जो है वो 4 स्टेट ऐसे भारत के जिसके पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। दे डिपेंड ऑन अदर हाई कोर्ट्स, वो क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं अदर हाई कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो
जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऊपर जो कि असम में है, ठीक है। नागालैंड गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऊपर, मिजोरम गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऊपर, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, यूनियन टेरिटरीज हैविंग देयर ऑन हाई कोर्ट्स। भारत के एक ही ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास क्या है, जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, जिसके पास अपना हाई कोर्ट है वो कौन है, दिल्ली। दिल्ली के पास जो है वो अपना हाई कोर्ट है बस, बाकी सब जो है वो डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जज। तो रिटायरमेंट एज क्या है हाई कोर्ट जज का, हाई कोर्ट जज का जो है वो रिटायरमेंट एज क्या है, सो बताओ। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 62 साल जो है हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट ईयर्स। जबकि वही पूछ दे सुप्रीम कोर्ट के जज का, सीजेआई का रिटायरमेंट ईयर्स कितना है, बताओ। सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट ईयर्स कितना है, हाँ, सीजेआई का रिटायरमेंट का एज क्या है, इसका 65 साल होगा। क्या होगा, 65 साल। ओके, थैंक यू। आज का क्वेश्चन इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।